आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। जम्मू में तिरुपति बालाजी के भव्य मंदिर का शुभारंभ किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही आम लोगों के लिए अभी से ही तिरुपति बालाजी के कपाट खुल गए। ऐसे में वहां भक्तों में काफी उत्साह नजर आया। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शनों के लिए भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के पीछे पहाड़ियों में बर्फीला तूफान आया। हालांकि राहत की बात ये रही है कि ये घटना वहां से करीब 10 किलोमीटर दूर हुई। ऐसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पिछले यात्रा सीजन के दौरान भी इन बर्फीली पहाड़ियों से 3 बार ग्लेशियर टूटने के मामले सामने आए थे और इस बार भी ऐसी ही घटनाएं देखने को मिल रही हैं। वैसे अब तक 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच चुके हैं। हरियाणा के एम्स झज्जर में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए खास पहल की गई। दरअसल वहां इन मरीजों को विश्राम सदन में संगीत थेरेपी दी जा रही है ताकि वो अपना दर्द भुला सकें। इस दौरान कैंसर पीड़ितों के लिए गिटार की मदद से उनके पसंदीदा गाने सुनाए जा रहे हैं। ये संगीत थेरेपी वहां के भाऊराव ट्रस्ट की ओर से दी जा रही है। बताया गया कि ये थेरेपी देने वाले म्यूजिक टीचर राम बहादुर अब तक 10,000 मरीजों को ये संगीत थेरेपी दे चुके हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में कीमो और रेडियोथेरेपी के बाद थके हुए मरीज जब विश्राम सदन में लौटते हैं तो थेरेपी के जरिए उनके चेहरों पर खुशी लाने और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की जाती है। भारत समेत दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस मनाया गया। इस मौके पर चेन्नई के समुद्री तट पर भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर समुद्री तट को स्वच्छ करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। खुद किरेन रिजिजू ने वहां से कचरा उठाया। उत्तराखंड के हरिद्वार की जिला जेल में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें भजन गायक कन्हैया मित्तल ने गाने गाए। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कैदी भी मौजूद रहे जो भगवान राम और खाटू श्याम पर सुनाए गए भजनों पर झूम उठे। इस कार्यक्रम का मकसद ये था कि जेल में भी कैदी सकारात्मक रहें और यहां से निकलने के बाद अच्छा जीवन जिएं। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर खास तौर पर उन लोगों से जुड़ी है जिनकी उम्र 40 के आसपास है। कहते हैं कि लाइफ बिगिंस एट 40। कुछ मायनों में ये बात सही हो सकती है, लेकिन जहां तक सेहत की बात है इस उम्र के साथ चुनौतियों की शुरुआत होती है। दिल और दिमाग के मामले में मुश्किलों का आगाज होता है। कार्डियक अरेस्ट की वजह से जामनगर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट की सिर्फ 41 साल में हुई मौत के बाद सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसलिए जानना समझना जरूरी है कि उम्र के इस पड़ाव पर अच्छी सेहत के लिए क्या करें और क्या ना करें। यानी कि दिल से जुड़े इस मामले को लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। एक 41 साल का डॉक्टर, देश का जाना माना कार्डियोलॉजिस्ट, जिसने 16,000 लोगों की हार्ट सर्जरी करके उनको जीवन दान दिया। लेकिन गौरव गांधी को कहां पता था कि खुद उनका दिल धोखा देने वाला है। जामनगर में मंगलवार को चेस्ट पेन होने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद घर आए तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बाथरूम में बेहोश होकर गिरे और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। गौरव गांधी की मौत से लोग सकते में हैं। 40 के आसपास की उम्र में लगातार हो रहे हार्ट अटैक के मामलों पर चिंता पहले से ही। हाल के दिनों में आते जाते, डांस करते या क्रिकेट खेलते युवाओं की मौत की कई तस्वीरें सभी के जहन में मौजूद हैं। लेकिन एक डॉक्टर की मौत ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि युवाओं में हार्ट अटैक के मामले अचानक बढ़ गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 20 से 25% हार्ट अटैक 18 से 40 साल की उम्र के लोगों को आते हैं।
खासतौर पर 40 की उम्र के आसपास शरीर में होने वाले बदलाव हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियों के लिहाज से अहम होते हैं, इसलिए इन्हें समझना जरूरी है। सतर्क रहने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 40 की उम्र के बाद इंसान के दिल में क्या बदलाव आता है। 40 की उम्र के बाद दिल की मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल एकत्रित होने लगता है और वे सख्त हो जाती हैं। कई लोगों में दिल की धड़कन 60 बीट प्रति मिनट से कम हो जाती है, जिसे सामान्य तौर पर 60 से 100 के बीच होना चाहिए। दिल 25 साल की उम्र में लगभग 2.40 लीटर ब्लड पंप करता है, जबकि 40 की उम्र में यह घटकर 2 लीटर तक पहुंच जाता है। 40 के पड़ाव पर दिल के मामले में ये जो बदलाव हैं, वो खुद ब खुद होते हैं, लेकिन ऐसा होना अपने आप में समस्या नहीं है, बशर्ते इन्हें लेकर आप सतर्क रहें और दिल को दुरुस्त रखने के लिए सही लाइफ स्टाइल अपनाएं। डॉक्टर्स खान पान की आदतों में बदलाव के साथ इसके लिए एक्सरसाइज को ज्यादा जरूरी मानते हैं। रनिंग और साइकिलिंग जैसे एक्सरसाइज दिल की धड़कनों को बढ़ाती है, इससे ब्लड तेजी से पंप होता है। हफ्ते में 3 से 4 दिन 30 मिनट तक इस एक्सरसाइज को करने से दिल सेहतमंद रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बढ़ती उम्र में सिर्फ दिल की क्षमता कमजोर होती है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक 30 की उम्र के बाद शरीर और मस्तिष्क दोनों में बदलाव होने लगते हैं। इसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर कमजोर होने लगता है। हड्डियों में कमजोरी और मेटाबॉलिज्म की कमी जैसी समस्याएं होती हैं। 40 की उम्र के बाद एक बड़ा मसला दिमाग का भी होता है, क्योंकि यहाँ से हर 10 साल में दिमाग करीब 5% तक घटने लगता है। 60 की उम्र तक पहुंचते हुए दिमाग के सिकुड़ने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। इसकी वजह से नए नाम याद करने और पुरानी चीजें याद करने में मुश्किल होती है। यानी अगर आप 40 की उम्र के आसपास हैं, तो दिमागी कसरत, मसलन बोर्ड गेम खेलना या पहेलियां सुलझाना बहुत जरूरी है। लोगों से मिलना जुलना और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना भी कारगर साबित होगा। 40 की उम्र वालों को दिमाग के साथ मेटाबॉलिज्म का भी ध्यान रखना होगा। बढ़ती उम्र में कैलोरी बर्न करने की क्षमता 10 से 30% तक घट जाती है। जाहिर है, इससे ऊर्जा की कमी महसूस होती है। डॉक्टर्स की सलाह है कि इस उम्र के लोग अगर रात के खाने के बाद 15 मिनट वॉक करें, तो मांसपेशियों के सेल्स एक्टिव होंगी और कैलोरी बर्न करेंगी। इसके साथ ही 40 की उम्र से ही आपको हड्डियों का भी ध्यान रखना होगा। असल में हड्डियां लिविंग टिश्यू हैं, जो रोज टूटते बनते हैं, लेकिन 40 से आगे बढ़ने और 50 की उम्र तक पहुंचने के दौरान इनका टूटना तेज हो जाता है और बनना कम होने लगता है। अगर बढ़ती उम्र में हड्डियों को मजबूत रखना है, तो वेट लिफ्टिंग और जॉगिंग बेहद कारगर साबित होगी। इस तरह 40 की उम्र सेहत के लिए कई चुनौतियां तो लेकर आती है, लेकिन एहतियात बरते जाएं तो मुश्किलें दूर की जा सकती हैं। इसलिए सावधान रहिए, हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 40 की उम्र के बाद सेहत और खासकर के दिल के मामले में क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, इस पर हमने बात की गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर सुशांत से। खून के थक्के हमारे शरीर में हमें ऐसे पता नहीं लग पाते जब तक वो नुकसान नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली जब खून का थक्का किसी ब्लॉकेज के ऊपर बनता है, तो हार्ट अटैक की सिचुएशन उत्पन्न होती है। हमारे शरीर के अंदर खून गाढ़ा होने के कारण खून के थक्के बन सकते हैं, जिनके विशेष कारण हाई कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के अंदर, या किसी को कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो बाय बर्थ किसी को होती हैं, जिनमें खून गाढ़ा होने की सिचुएशंस होती हैं, उन कारणों के कारण। और आज के युग में कोरोना भी एक रीजन है जिससे खून गाढ़ा हो सकता है और खून के थक्के बन सकते हैं। आज के युग में सब कुछ बैठे बैठे ही इंसान पाना चाहता है। फिजिकल एक्टिविटी की कोई मेजरमेंट नहीं है। एक मेजरमेंट जो हम कहेंगे कि वो ये है कि हमें एक नेचुरल तरीके से फिजिकल एक्टिव रहना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। कोई फिजिकली एक्टिविटी एक्सेस में कोई करेगा तो चाहे कोरोना उसे हुआ हो या ना हुआ हो, उसको परेशानी आने की संभावना पूरी निश्चित है। तो मेरा सुझाव ये है कि फिजिकल एक्टिविटी हमेशा करते रहें, बट उतनी करें जो आपकी बॉडी सस्टेन कर पाए।
रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन देश की सुरक्षा और प्रगति दोनों मोर्चे पर एक साथ काम कर रहा है। खासकर सीमावर्ती इलाकों में डीआरडीओ विकास की नई कहानी लिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश जैसे सीमावर्ती राज्यों में सेना को कई तरह के संकटों से जूझना पड़ता है। ऐसे में उनके खान पान से लेकर जंगलों और पहाड़ों में उनकी सुरक्षा को लेकर डीआरडीओ मुस्तैदी से काम कर रहा है। सैनिकों को उचित खान पान की सुविधा के लिए डीआरडीओ वहां के किसानों को खेती की नई तकनीक सिखा रहा है, ताकि सैनिकों को फल और सब्जियां आसानी से मिल सके और स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आए। प्राकृतिक खूबसूरती को समेटे ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की हैं, जहां डीआरडीओ भारत के विकास की नई कहानी लिख रहा है। सीमा पर सैनिकों की मदद के लिए ये जहां एक ओर नए नए हथियार और तकनीक विकसित कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चीन की सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए रोजगार के साधन भी तैयार कर रहा है। उन्हें जीवन यापन की व्यवस्था के लिए नई तकनीक से रूबरू करा रहा है। इस वक्त हम लोग अरुणाचल प्रदेश के सलारी में हैं और ये डीआरडीओ की रिसर्च लैब डीआरएल का हिस्सा है। लोगों को लगता है कि डीआरडीओ सिर्फ टेक्निक भारतीय सेना को मुहैया करा रहा है, हथियारों में और नए नए जो टेक्निक्स हैं, इन्वेंशंस है, उसमें मदद कर रहा है, लेकिन नई तकनीक दूसरे क्षेत्र में भी है जो किस तरह से भारतीय सेना और हाई ऑल्टीट्यूड में रहने वाले लोगों को सहायता पहुंचा रही है। डीआरडीओ की लैब डीआरएल ने अरुणाचल प्रदेश में अब उन फलों की खेती को भी आसान बना दिया है जो पहले यहाँ नामुमकिन थे। अब यहाँ भी आम, अनार और नारंगी जैसे फलों की खेती की जा सकती है। इलाके के लोगों को इसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य था इस सेंटर का, मिलिट्री और सिविल के बीच में एक फ्यूजन को क्रिएट करना, जिसके माध्यम से लोकल लोगों के स्किल को इन्हेंस करके एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो आर्मी यूनिट्स का होता है उनको मेंटेन करना, विशेषकर ऑफ सीजन के समय में, ताकि उनकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 4 की एरियाज पे हम लोगों ने फोकस किया है। एक तो है हमारा नोवल फ्रूट प्लांट्स के ऊपर काम करना, दूसरा है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के ऊपर काम करना, उसके बाद है हमारा स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन के ऊपर, और ग्रीन हाउस कल्टीवेशन के रूप में हमारा कार्य अभी चल रहा है। इसका फायदा ये हुआ है कि अब लोगों को आर्थिक मदद तो मिल ही रही है, पलायन भी रुक रहा है। सालारी के अलावा तवांग में भी डीआरएल की एक यूनिट सब्जियों और फसलों पर काम कर रही है। डीआरएल के वैज्ञानिक किसानों को लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी ग्रीन हाउस तकनीक से स्ट्रॉबेरी, गोभी, पत्ता गोभी और कई विदेशी सब्जियां उगाना सिखा रहे हैं और किसान इसका फायदा भी उठा रहे हैं। हम हाई क्रॉप फार्मिंग करके उससे हमको अपना जो है आमदनी जो है बढ़ाने में काफी मदद मिला है। और साथ में जो यहाँ का जो पहले जो हाई क्रॉप फार्मिंग करने के लिए यहाँ में जो सीड्स का प्रॉब्लम होता था, तो वो सीड्स भी हमको डीआरएल के द्वारा मतलब प्रोवाइड किया जाता है, तो उससे हमको काफी लाभ मिला है। बहुत फायदा हो रहा है। ये डीआरएल से बीज भी मिलता है, पॉली भी मिलता है, तो उससे लगा कि मीन्स बहुत फायदा हो रहा है, तो उससे सेलिंग भी होता है हम लोग का। मीन्स मतलब अभी यहाँ में डीआरडीओ आके हमको सर ट्रेनिंग लिया जाता है, तो हमको उससे उनका ट्रेनिंग से हमको बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो हम जैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए बताते हैं सर, उसके हिसाब से हमने इम्प्लीमेंट करके उसको देखता हूँ, तो उससे हमें काफी फायदा होता है। वहीं डीआरएल तेजपुर में सेना के लिए हाई एल्टीट्यूड पर पानी की जरूरत और बायो टॉयलेट पर काम कर रही है। यहाँ चिली स्प्रे और चिली ग्रेनेड भी तैयार किए जा रहे हैं। जंगल वॉरफेयर के सामान जैसे स्नेक रिपेलेंट और मल्टी इंसेक्ट रिपेलेंट भी तैयार किए जा रहे हैं। ये सामान खासतौर पर पूर्वोत्तर के जंगल में तैनाती और लड़ाई में सेना के लिए खास मायने रखते हैं। डीआरएल ने हाई ऑल्टीट्यूड में सेना के लिए बायो टॉयलेट्स भी बनाए हैं। इसके अलावा पहाड़ों पर सेना के पीने के पानी के लिए खास तौर पर तैयार वाटर टेस्टिंग किट और आयरन रिमूवल यूनिट भी सेना को सौंपी जा चुकी है। डीआरएल का आर&डी सेंटर है ये, जहां से इस वक्त आर्मी और लोकल्स को सहायता पहुंचाई जा रही है। नई
तकनीक मुहैया कराई जा रही है। और इसी तरह के R&D सेंटर पूरे अरुणाचल प्रदेश में कई जगह कार्यरत हैं, जहां से दो मकसद फिलहाल सिद्ध किया जा रहा है। एक तो भारतीय सेना को प्रत्यक्ष मदद की जा रही है सस्टेनेबिलिटी के लिए। अब जो खेती हो रही है, फ्रेश जो प्रोड्यूस है, फ्रेश जो फसल है, वो यहां से हाई ऑल्टीट्यूड से तुरंत उनके पास पहुंच रही है। और ये तकनीक कि इतनी ऊंचाई पर किस तरीके से ये जो फसल है ये उगाई जा सकती है, वो लोकल्स को दी जा रही है। कैमरामैन प्रबीर विश्वास के साथ अनुपम मिश्र। और अब बात महिला शक्ति की। महाराष्ट्र में कुछ महिलाओं ने नया कीर्तिमान बनाया है। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में 28 महिला बस ड्राइवर्स में शामिल होने से एक नए युग की शुरुआत हुई है। इसमें से कुछ महिला ड्राइवरों ने रोडवेज बस चलाना शुरू कर दिया है। 75 साल में ये पहली बार है जब महिलाएं महाराष्ट्र में सरकारी बस चलाते नजर आ रही हैं। माधवी संतोष साल्वे भी इन पहली महिला ड्राइवरों में शामिल है। माधवी ने सन्नार नासिक बस का स्टीयरिंग व्हील थामा और यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने वाइस चेयरमैन ने बताया कि इन महिला ड्राइवरों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र की रोडवेज बसों में 5500 से ज्यादा महिला कंडक्टर पहले से तैनात हैं। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 294 अंक फिसलकर 62,849 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 92 अंकों की गिरावट देखी गई। निफ्टी 18,635 पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में गिरावट देखी गई। सोना 420 रुपए गिरकर 60,380 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। हालांकि चांदी की कीमतों में तेजी रही। चांदी 500 रुपए चढ़कर 73,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। यानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 60,380 रुपए और 1 किलो चांदी की कीमत 73,300 रुपए हुई। न महंगाई बढ़ेगी न ही EMI। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। मतलब अब लोन की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। ब्याज दर 6.50% बनी रहेगी। साथ ही आरबीआई के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2023-24 में महंगाई दर 4% से ज्यादा रहने का अनुमान जताया। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। एयर इंडिया के एक विमान की रूस में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद अब कंपनी ने यात्रियों के पूरे पैसे लौटाने का फैसला किया। साथ ही वो यात्रियों को एक वाउचर भी देगी जो आगे की यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। एयर इंडिया का ये विमान 2 दिन पहले दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुआ था, लेकिन बताया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से विमान को रूस के मगदान बंदरगाह पर उतारा गया। बाद में दूसरे विमान से यात्रियों को सैन फ्रांसिस्को ले जाया गया। 2000 के 50% नोट बैंकों में वापस आ गए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुल 3.62 लाख करोड़ के 2000 रुपए के नोट में से 1.80 लाख करोड़ के नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। वहीं आरबीआई गवर्नर ने यह भी साफ किया कि न तो 500 रुपए के नोटों को वापस लिया जाएगा और न ही 1000 रुपए का नोट फिर बाजार में उतारा जाएगा। नोटबंदी के दौरान 1000 का नोट बंद कर दिया गया था। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में अधिकारों को लेकर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की तनातनी दबी छुपी बात नहीं है, लेकिन चुनावी मौसम में अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी में क्रेडिट लेने की जबरदस्त होड़ है। हालत यहां तक पहुंच गई कि आईपी यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन में केजरीवाल के सामने मोदी मोदी के नारे लगे और उपराज्यपाल के सामने केजरीवाल का जयकारा हुआ। हंगामे के लिए हमेशा की तरह दोनों पार्टियां एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आई। ना तो ताल्लुकात अच्छे हैं, ना सियासी माहौल अच्छा है, फिर भी कौन कहेगा कि विरोध का ये अंदाज अच्छा है। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई होती।
मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पार्टी वालों से भी और इस पार्टी वालों से भी, दोनों पार्टी वालों से निवेदन है, मेरी 5 मिनट बात सुन लो, नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा लेना। एक बारी बोल तो इसको अगर आप इजाजत दें मैं 5 मिनट बोल लेता हूं, और 5 मिनट में अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मेरी बात छोड़ जाना। एक मिनट अब बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। टकराव के लिए मुद्दों की भला क्या कमी है? हमला करने के लिए तर्कश में सियासी तीर भी कम नहीं है। लेकिन ये क्या बात हुई कि अच्छे खासे उद्घाटन समारोह को अखाड़े में तब्दील कर दिया जाए? केजरीवाल बोलने आए तो मोदी मोदी के नारे लगाए जाएं, और उपराज्यपाल मंच संभाले तो केजरीवाल के नारों का शोर उठे। ऐसा करके क्या होगा वैसे? ऑनरेबल चांसलर इज इन द मिडल ऑफ हिज एड्रेस और आप लोग यहाँ पे शांत हो जाए, प्लीज प्लीज शांत हो जाए। थैंक यू। नहीं, स्टॉप इट। मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर शिक्षा की कमी है, जिसकी वजह से ये बातें हो रही हैं। पहले केजरीवाल हक्के बक्के रह गए क्योंकि वो अपने भाषण में दिल्ली में शिक्षा के मामले में हुई तरक्की का बयान कर रहे थे। जब बीच भाषण में छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जयकारा लगाना शुरू कर दिया, इसके बाद थोड़ा बहुत हंगामा भी हुआ, लेकिन माहौल को समझते हुए केजरीवाल मुस्कुराकर रह गए। बस एक हल्का सा तंज कसा। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई होती। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पार्टी वालों से भी और इस पार्टी वालों से भी, दोनों पार्टी वालों से निवेदन है, मेरी 5 मिनट बात सुन लो, नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा लेना। मौका दिल्ली के ईस्ट कैंपस में गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी के उद्घाटन का था। एक ही मंच पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री केजरीवाल दोनों थे। दोनों के दरमियान पिछले कुछ महीनों से चल रही अदावत सार्वजनिक मौकों पर नजर नहीं आती। यहाँ भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन तस्वीर थोड़ी असहज तब हो गई जब माहौल बेवजह सियासी हो गया। जैसे केजरीवाल के सामने नारेबाजी हुई थी, ठीक उसी तरह उपराज्यपाल वीके सक्सेना के सामने जयकारा लगाया गया। ऐसा करके क्या होगा वैसे? ऑनरेबल चांसलर इज इन द मिडल ऑफ हिज एड्रेस और आप लोग यहाँ पे। उपराज्यपाल का भाषण सियासी नहीं था। वो पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों और उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स का जिक्र कर रहे थे, लेकिन बार बार उनके सामने नारेबाजी हुई। हर बार छात्रों को समझाना पड़ा। जब संचालक समझाने में नाकाम रहे तो खुद एलजी ने शेर पढ़कर माहौल ठीक करने की कोशिश की। मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरों से है। मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरों से है। हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ रहती है। हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए। हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए। बहुत दीपक बुझाती एक जला के दिखाए। सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जान लेते हैं।
सोशल अड्डा में आज का मुद्दा जेएनयू कैंपस से जुड़ा है। देश की राजधानी दिल्ली के जेएनयू कैंपस में छेड़छाड़ और 2 छात्राओं को अगवा करने की कोशिश का आरोप लगा है, जिसके बाद ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कॉलेज कैंपस भी लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात को जेएनयू कैंपस में छेड़छाड़ और 2 लड़कियों के अपहरण की कोशिश की गई। आरोप है कि रात करीब 12:30 बजे एक कार में 4 लड़के जेएनयू कैंपस में घुसे और उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़खानी की। यही नहीं, आरोपी लड़कों ने 2 लड़कियों को कार में खींचने की कोशिश भी की। स्टूडेंट्स की तरफ से शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। स्टूडेंट्स ने बताया कि आरोपी नशे में थे और एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में कैंपस में आए थे। वहीं जेएनयू प्रशासन ने इस खौफनाक घटना के बाद कैंपस में बाहरी लोगों की गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी है। जेएनयू की ओर से सारी जो सर्कुलर्स जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कैंपस में बाहरी लोगों की गाड़ियां नहीं आएंगी। जेएनयू प्रशासन की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को गेट पर अपना आईडी कार्ड दिखाने की अपील की गई है। छात्रों से कहा गया है कि वो कैंपस में आने वाले अपने गेस्ट्स की पहचान मेन गेट पर आकर या फिर फोन कॉल पर कंफर्म करें। इसके साथ ही किसी भी इमरजेंसी की तुरंत सूचना देने के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल नंबर पर कॉल करने के लिए कहा गया है। आए दिन विरोध प्रदर्शन की वजह से चर्चा में रहने वाला जेएनयू कैंपस अब एक चौंकाने वाली घटना की वजह से सुर्खियों में आ गया है। इस घटना ने देश की राजधानी में एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। बीती रात 5 लड़के आए जेएनयू में, 2 लड़कियों को हैरेस किया, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की। सुरक्षा की दृष्टि से कैसे आप इसे देखते हैं? मैम, कैंपस में शायद एक हफ्ते पहले जेएनयू की NIRF की रैंकिंग रिलीज हुई थी, तो जेएनयू में उसको इंडिया की 2nd नंबर की बेस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग घोषित की जाती है। लेकिन जो इंसिडेंट परसों हुआ है उससे आपको एक तो यूनिवर्सिटी का जो सिक्योरिटी लैब्स है आप उसके बारे में देख सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट, गेट खुला रहता है, कोई भी स्टूडेंट अंदर आ जाता है, चला जाता है बिना एंट्री के। गार्ड्स वगैरह जो हैं एकदम इररिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है सिक्योरिटी का, चाहे वो स्टूडेंट्स के प्रति हो या रिसेंट डेज में, मतलब जेएनयू का ये कोई फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ हुई हो। लास्ट ईयर भी मतलब लगातार कोविड के बाद से और कोविड के पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं जिसमें चाहे छात्राओं को हरास करना हो या बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो आके बच्चों के साथ, जो कैंपस में स्टूडेंट रह रहे हैं, उनको मारपीट करना हो। गार्ड्स के नाम पे आपको कहीं जाइए, आपको क्या तो गार्ड्स, अगर रात को आप कहीं निकल रहे हैं तो जो रिंग रोड वगैरह वाला एरिया, आप वहां जाएंगे तो वहां पे आपको गार्ड्स कुछ नहीं करते मिलेंगे, सिर्फ सोते मिलेंगे। स्कूल एरियाज जो है वहां अगर कोई छात्रा या छात्र रात को लाइब्रेरी, जैसे जेएनयू की जो लाइब्रेरी है वो 24 घंटे 7 दिन खुली रहती है, ऐसा प्रशासन क्लेम करता है और बोलता भी है कि सिक्योरिटी हम लोग देते हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन वहां को रात को अगर कोई छात्रा 2 या 3 बजे आ रही है पढ़ के, तो वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर सकती है, क्योंकि जो वो रास्ता है वहां पे एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा रहता है। जिम्मेदारी किसकी तय होती है जब ऐसे हादसे होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, वो भी कॉलेज कैंपस में जहां बच्चे पढ़ने आ रहे हैं? देखिए, साफ तौर से इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे वाइस चांसलर की है। बगल में आईआईटी का कैंपस है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन होता है जो भी लोग आते हैं। यहाँ पे आज भी पेन और पेपर से काम चल रहा है, कहाँ जाता है इनका फंड। उसके बाद रास्तों में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रात में लड़कियां अगर घूमने निकलती हैं या फिर लाइब्रेरीज लौट रही होती है, रास्तों में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, लोग शराब पी के अंदर घुस जा रहे हैं। एसी गेट से वो कार की एंट्री होती है जिसमें शराब पी के 4 या 5 लोग अंदर रहते हैं। तो गार्ड्स को क्या इस बात की भनक तक नहीं लगती है कि लोग शराब पी के अंदर आ रहे हैं, और वो भी बाहरी लोग हैं। वो कार की एंट्री होती है, बाकायदा नंबर लिखाता है, वहाँ पे गार्ड्स खिड़की खोल के चेक करते हैं। क्या खिड़की खोल के चेक करने पर उनको ये नहीं पता चलता है, इनकी भनक नहीं लगती है कि अंदर लोग शराब पी के बैठे हुए हैं। जब मैं 2019 में कैंपस में आई थी तो मैंने ये सुना था कि जेएनयू सेफेस्ट प्लेस है गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, नॉट इवन इन दिल्ली बट इन इंडिया। और अब कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं जेएनयू कैंपस में आए दिन लड़के बाहर से आ रहे हैं। लास्ट टाइम अभी 4 दिन पहले भी कुछ लड़के आए ड्रंक और लड़कियों को छेड़ के चले गए। तो ऐसी बहुत सारी घटना कैंपस में कुछ महीनों से हो रही है और वी डिमांड द सेफ्टी ऑफ गर्ल्स इन जेल। पहले कैसी कई घटनाएं हुई है जिसमें प्रोफेसर के घर पे चोरी हुई है और 2-3 ऐसी छेड़खानी घटनाएं पहले हो सकती है, लेकिन इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, चाहे वो जेएनयू का रजिस्ट्रार हो, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हो या साइक्लोप्स एजेंसी जिसके ऊपर जेएनयू की सिक्योरिटी टेंडर है, कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। ओपन एआई के सीईओ पहुंचे आईआईटी दिल्ली। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली में।
डीआरडीओ को एक और बड़ी कामयाबी मिली। उसने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा के तट से फिर सफल टेस्ट किया। इससे पहले इसके 3 टेस्ट हो चुके थे। अब इसका रात में परीक्षण हुआ जो सफल रहा। इस कामयाबी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी। अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि सीरीज की ही नई जनरेशन की मिसाइल है। ये 2000 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को मार गिराने की क्षमता रखती है। अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं और रेगुलेशन पर बात हुई। वहीं अपने दौरे में सैम ऑल्टमैन आईआईटी दिल्ली भी पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की। रियलमी ने अपना नया मोबाइल 11 प्रो लॉन्च कर दिया। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान ये नया मोबाइल कई स्मार्ट और लेटेस्ट फीचर के साथ पेश किया गया। इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा 4x इन सेंसर जूम के साथ गया है। इस फोन के बैक साइड में वीगन लेदर का टच है। रियलमी 11 प्रो की कीमत 23,999 रुपए से 29,999 रुपए तक है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि अब शाहरुख खान भी रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। क्रिकेटर प्रसिद्ध कृष्णा ने कर ली है शादी। जी हां, खेल जगत की कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खेल चक्कर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम की पहली पारी में शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने शुरुआती झटके दिए। इससे पहले लंदन के ओवल में खेले जा रहे इस फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बल्लेबाजी की। उसने पहली पारी में 469 रन बनाए। इसमें स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के शतक शामिल रहे। स्मिथ ने 121 तो हेड ने 163 रनों की बड़ी पारियां खेली। वहीं भारत की ओर से सिराज ने 4 विकेट अपने नाम किए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज पहुंचे, जहां उन्होंने एशियन गेम्स की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही अनुराग ठाकुर ने शूटरों की तरह निशाना लगाने की कोशिश भी की। इस दौरान ओलंपियन गगन नारंग भी उनके साथ नजर आए। एशियाई खेल इसी साल सितंबर-अक्टूबर में चीन में आयोजित होंगे। जापान में खेले जा रहे जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। उसने मुकाबले में चीनी ताइपे टीम को 11-0 से शिकस्त दी। इस तरह भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपने पूल ए में टॉप पर रही। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने पीएसजी यानी पेरिस सेंट जर्मन क्लब छोड़ने का ऐलान कर दिया। वो अब अमेरिका के इंटर मियामी क्लब से जुड़ेंगे। उन्होंने इस पर एक करार भी कर लिया। इसी के साथ न्यूज पथ पर मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।